हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टियो मैथ क्लासेस। तो आज हम एलिमेंट्स की बुक का रिलेशन एंड फंक्शंस की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज को फुल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो कि आपको सब्जेक्टिव पेपर में, आपको कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें आपके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। ओके, मुझे पर्सनली लगता है कि इन बातों का आपको सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कुछ बिल्कुल एज पर रूल आपको आप किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो तीन बातें हैं क्या, देखिए। सबसे पहला तो अटेम्प्टेशन। अटेम्प्टेशन सेकंड आपका होगा मेथड, एंड थर्ड वन हो गया रिजल्ट। देखिए, अटेम्प्टेशन, अटेम्प्टेशन का मतलब और अटेम्प्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका कैसे ध्यान रखना है, वो सब सीखिए। देखिए, अटेम्प्टेशन का मतलब है कि आप अपने पेपर को, अपने किसी भी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पेपर में किस ढंग से आप उसमें लिखते हैं। देखिए, सबसे आइडियल वे जो होता है वो क्या होता है कि आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है ताकि सामने वाले एग्जामिनर को या कोई भी पढ़े उसको आपकी एब्सेंस में क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपकी एब्सेंस में वो क्वेश्चन सामने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, और साफ साफ लिखें। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो खुला खुला लिखें। ऐसे नहीं कि सारा टाइम उसी में उसको सजावट में लगा दें, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग को ऐसा बनाएं। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी थोड़ी इधर उधर टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं तो थोड़ा खुला लिखिए बस। ठीक है, इतने में आपके टेम्पटेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम अपने क्वेश्चंस को करने में बेसिकली मेथड और रिजल्ट पे ध्यान देंगे। देखिए, मेथड और रिजल्ट तो आपको पता है। मेथड मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने का क्या मेथड रहेगा वो सही होना चाहिए, और रिजल्ट यानी लास्ट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या आपका रिजल्ट सही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो मुझे लगता है कि इन तीन बातों पे उसका ध्यान सबसे अच्छी तरह जाएगा। इस अटेम्प्टेशन पे जाए ना जाए इसका अलग अपने को फायदा मिलता है। जैसे कि अगर आपका पेपर एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखा हुआ है तो एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड से चेक करेगा, और वहां आपकी बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो वो नेग्लेक्ट हो सकती है। नेग्लेक्ट इन द सेंस कि वो इतना अच्छा लिखा हुआ है तो क्या पता वो सीधा मेथड और रिजल्ट पे ही आ जाए, और मेथड भी ज्यादा अच्छे से ना देखे, बस ठीक है अच्छा लिखा हुआ है, रिजल्ट देख ले और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपका एग्जाम कोई ऑब्जेक्टिव है तब तो ना इसका फर्क पड़ता ना इसका फर्क पड़ता, सिर्फ रिजल्ट पे। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए आपको इन तीनों बातों का मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज सोल्व, जिस भी लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे वहां अटेम्प्टेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखिए, अटेम्प्टेशन ऐसा पार्ट है, मैं आपको किसी भी दिन कभी भी समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि इस पे मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमें किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हम अपने लेक्चर में ध्यान देंगे रिजल्ट और मेथड पे। ठीक है, मेथड और रिजल्ट पे ध्यान देंगे जिससे कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। ओके, और अटेम्प्टेशन के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स में बुक का राइटर आपके पास नहीं बैठा होता, स्टिल आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आता है, यानी कि आपकी जो सोल्ड एग्जांपल की अटेम्प्टेशन है वो काफी अच्छी है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, या अपना खुद का कोई भी पैटर्न बनाइए। बस ध्यान रखिए कि उसमें ऐसा लिखना है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सामने वाले को, चेक करने वाले को बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो अब हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपना रिजल्ट पे ध्यान देंगे और क्या उसमें मेथड लगेगा, क्या उसको हम अच्छे से समझने में मेथड लगा सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहां से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपके पास बुक भी होगी। ठीक है, अब ऑब्वियस है आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोल्ड एग्जांपल करके आए हैं तो बुक भी होगी। नहीं है बाय चांस किसी कंडीशन में आप, अगर आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, लेट a इज इक्वल्स टू 3/5 एंड b इज इक्वल्स टू 7 and 11। आपको दो सेट दे दिए, a
जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 एंड 5 और बी दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7 एंड 11। ठीक है, आपको कहा शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय, आपको एक रिलेशन दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, वो क्या है, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड जो कंडीशन चाहिए होती है वो क्या दी हुई है, ए माइनस बी इज ओड। तो ये अपने पास एक रिलेशन दे दिया, आपको प्रूव क्या करना है, इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट मींस आपको ये प्रूव करना है कि आर रिलेशन जो कि ऐसे डिफाइन है ए टू बी इज एम्प्टी। देखिए आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से आपको इसी बेसिक से समझाता जा रहा हूं कि आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो भी कुछ आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो अब हमें इस रिलेशन को एम्प्टी प्रूव करना है। अब एम्प्टी रिलेशन आपको पता है क्या, कि इसमें ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए। अब इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, इट मींस कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए। जैसे कि क्या यहाँ ए कैपिटल ए से अगर हम एलिमेंट लें और बी कैपिटल बी से लें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अब देखिए बहुत आसानी से आपको दिख रहा है ए और बी में 4 एलिमेंट्स हैं दोनों को मिला के, इसमें सभी एलिमेंट्स ओड है, इसमें सभी एलिमेंट ओड है। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी भी ओड में से किसी दूसरे ओड को माइनस करूंगा तो मुझे कभी ओड नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें हमेशा इवन मिलेगा। कुछ भी कर लो, किसी भी ओड को किसी भी ओड में से माइनस करो तो आपको हमेशा इवन ही मिलने वाला है, ओड कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो फिलहाल हम चलो इतनी ब्रॉड व्यू में नहीं सोचते, सिर्फ इतना सोचते हैं कि ये 4 एलिमेंट को देखना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, यानी कि आपको इन एलिमेंट्स को इस ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो सकते हैं, वो देखिए जरा। सबसे पहला क्या हो सकता है, 3 इन दोनों से रिलेशन बनाए, यानी 3 7 और 3 11। देखिए मैं 3 को सेकंड पोजीशन पे नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, यानी फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ कैपिटल ए का ही एलिमेंट आएगा, तो ये 3 आ गया। अब सेकंड पोजीशन पे बी के एलिमेंट आएंगे, बी में एलिमेंट है 2, तो पहले 3 फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट होगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट से रिलेट होगा, ठीक है। आगे अगला देखिए, अब 5 को लेंगे, 5 का फिर वही इन दोनों से पेयर बन जाएगा 5 7 एंड 5 11। अब देखिए, अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कब करेगा, जब ये ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम करके देखते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, कैसे देखेंगे। देखिए a माइनस बी यानी 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 वो बनता है -4, 3 माइनस 11 जो कि बनेगा -8, 5 माइनस 7 जो कि बनेगा -2 एंड 5 माइनस 11 जो कि बनेगा -6। अब आप देख सकते हो कि ना तो -4 ओड है, ना -8 ओड है, ना -2 और ना -6, ठीक है, यानी जो ये ओड की कंडीशन था, एक भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर थे उनमें से तो एक भी नहीं आएगा इसमें, आर में और कोई आ नहीं सकता, यानी कि आर इज ए एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इस सेट पे डिफाइन करना था, इसलिए सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे। ओके, तो यहां से मैं क्या दिखा दूंगा कि r इज इक्वल्स टू 5 और वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सेट्स में आपने पढ़ा है कि 5 एम्प्टी रिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज में लिखें तो r इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं, इफ r इज द रिलेशन लेस देन, आपको r एक रिलेशन दे दिया, क्या दे दिया, लेस देन, आफ्टर दैट फ्रॉम a टू b, यानी आपको r एक रिलेशन दिया लेस देन, कहां से कहां तक, a टू b, a में क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और b में क्या एलिमेंट्स हैं, b में है
हैं 1 4 5। आपको बताना क्या है, राइट द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। देखिए जो आपको यहाँ आर रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हम जो गिवन रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल, यानी कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए बी टाइप, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, रिलेशन कहां से कहां तक है, देखिए फ्रॉम दिस टू दिस, जो पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, पहले सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन होता है, तो जो पहला सेट है फर्स्ट पोजीशन पे उसी का एलिमेंट आएगा, जो बाद वाला सेट है 2 के बाद वाला सेकंड पोजीशन पे उसका एलिमेंट आएगा। यानी कि ए किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए से, और बी किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल बी से। ओके, अब आपको गिवन एक कंडीशन भी चाहिए होती है रिलेशन में, वो क्या दी हुई है, लेस देन। तो ये क्या आ गया, तो यहां कैसे लिखेंगे, ए इज लेस देन बी। तो ये आपकी पूरा रिलेशन बन गया आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, सबसे पहली बात तो वो एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे वो एलिमेंट्स इस आर में हम लिख पाएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर इस आर में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन 1, नहीं कह सकते। देखिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, बट हम ये नहीं कह सकते कि 1 इज लेस देन 1। और इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन नॉट से लाइक दिस, इट इज नॉट ट्रू बट इट इज ट्रू। वाई, यहां हम इक्वल्स टू की कंडीशन को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, हम कंसीडर कर लेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश लैंग्वेज में बोले, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1। और आया यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन हमारी ये ना होकर के ये है, यानी कि सेम एलिमेंट कभी खुद से रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो 1 से रिलेटेड नहीं होगा, बट 1 4 से रिलेटेड होगा, बिकॉज वी कैन से दैट 1 इज लेस देन 4। उसके बाद 1 5 से भी होगा, तो 1 से 4 का रिलेशन आ गया और 1 से 5 का रिलेशन आ गया। ठीक है, एक एक करते हुए हम फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का इन तीनों से रिलेशन देखेंगे, जिससे कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर रहेगा नहीं, इन सेंस कि आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब 2 पे आते हैं। 2 रिलेट करेगा 1 से, नहीं करेगा, बिकॉज 2 is not less than 1, but 2 is less than 4 and 2 is less than 5। तो ये 2 4 से रिलेट करेगा और 2 5 से रिलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 1 से रिलेट नहीं करेगा, 3 4 से रिलेट करेगा और 5 से भी करेगा, बिकॉज 3 is less than 4 and 3 is less than 5। तो 3 4 and 3 5। आफ्टर दैट 4 के लिए बात करते हैं। क्या 4 1 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा। 4 4 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा हमने इसमें डिस्कस किया था सेम वैसे इसके लिए, कि कोई एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होगा, वो इक्वल है, छोटा नहीं है। ठीक है, अब 4 5 से रिलेट करेगा, यस करेगा। क्यों, 4 इज लेस देन 5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन 5। आफ्टर दैट 5 1 से नहीं करेगा, 5 4 से नहीं करेगा और 5 5 से भी नहीं करेगा। So this is the required relation and this consists of ordered elements, ordered pairs which satisfy this condition। ठीक है, हमें जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेस देन आपके पास एक रिलेशन है, उसको फॉलो करते हुए हमने रिलेशन को ये बना दिया। ओके, क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा हुआ है, आपको कहा कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, यानी आर का इनवर्स रिलेशन भी निकालना है। तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा काम है। क्या है वो देखिए जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनवर्स रिलेशन ऑफ आर शो किससे करते हैं, तो इससे शो करते हैं। आपको मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था, उसको रिकॉल कीजिए दोबारा। ठीक है, अब इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जो आर में एलिमेंट्स हैं उन सब के अपोजिट, यानी उनकी पोजीशन चेंज कर दो, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, तो वो सभी एलिमेंट्स मेरे आर इनवर्स में आते जाएंगे। जैसे कि 1 4 का जब इसको इनवर्स करेंगे तो 4 1, ऐसे ही 1 5 का 5 1,
इन सभी के बीच में कॉमास, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस सेट के। 2 4 का 4 2, 2 5 का 5 2, 3 4 का 4 3, 3 5 का 5 3 और 4 5 का 5 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्या कहता है, इफ A is equals to set which consists element 1 2 3 4 then show that R is reflexive but neither symmetric nor transitive। देखिए, आपको A सेट दे दिया जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपको कहा कि एक रिलेशन दे दिया जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर है 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 एंड 3 3 एंड 4 4। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन दे दिया, यानी कि यहाँ आपको रिलेशन ना बता करके सीधा आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया कि आप ऐसा रिलेशन है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी थोड़ा काम आसान हो गया। लेकिन आगे क्या पूछ रहा है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है बट ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो आपको जो मैंने थ्योरी में कंडीशंस बताई थी कि कौन सा रिलेशन किस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे वो चीजें अपने आप माइंड में आपके बैठ जाएगी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना था कि ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो 1 क्या 1 से रिलेटेड है, बिल्कुल है। 2 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है। 3 3 से है और 4 4 से है। यानी इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक नहीं है। देखिए, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे हमें रिफ्लेक्सिव जब प्रूव करना था तो मुझे हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन देखना पड़ा, यानी मुझे सभी कंडीशंस को वहां देखना पड़ा। लेकिन अगर मुझे किसी रिलेशन को या किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का नेगोशिएशन प्रूव करना है या हमें प्रूव करना है कि वो ऐसा नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल चाहिए। ठीक है, यानी इसको सिमेट्रिक ना प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल चाहिए। वो देखते हैं कहां से मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि ये रहा 2, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो हर एक एलिमेंट का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। 2 3 का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट बनता है 3 2, लेकिन वो इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। नहीं है तो हम इसको क्या कह देंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और आगे किसी चीज के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इन सेंस कि सिमेट्रिक के लिए किसी एलिमेंट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल मिल गया, इतना बहुत है, हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए सेम हमें ये प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो सेम वही बात कि कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल हमें चाहिए होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल के लिए देखिए, आप ये एग्जांपल उठाओ, देखो 1 2 है आपके पास, 2 3 है। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखो जरा क्या होती थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, it should gives that AC also belongs to R। तो अब इस रिलेशन में देखिए, AB it means 1 2 belongs to R, BC यानी ये कॉमन होना चाहिए, तो ये इसके साथ कॉमन है, ये 2 3 यानी C, तो 1 2 and 2 3 belongs to R, बट कॉमन हटा के AC का ऑर्डर पेयर बनाया हुआ R में आना चाहिए, लेकिन 1 3 does not belongs to R। अब 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल मिल गया। इससे हम क्या कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल। हमने इसमें तीनों प्रॉपर्टीज इसकी, तीनों जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी रिलेशन की, वो हमने इसमें प्रूव की। ऐसे ही आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसी चीज को आगे फर्दर प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या कह रहा है, show that the relation R in the set
which contains elements 1 2 3 given by R is reflexive but neither symmetric nor transitive। तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक किया था यहाँ सेम उसी तरह हम चेक कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। तो देखिए थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखिए क्या आपको एक रिलेशन सेट दे दिया 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक रिलेशन क्या दे दिया आपको जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 3, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या देखना है कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो हम कह देंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि सिमेट्रिक नहीं है, नेगोशिएशन प्रूव करनी है, कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ढूंढेंगे। ओके, देखिए ये बात आपको बहुत लंबे समय तक, जब तक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तब तक ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ढूंढते हैं भाई, दो है यहाँ। तो 2 3 का सिमेट्रिकल अपोजिट बनता है 3 2, जो कि इस रिलेशन में नहीं है तो क्या कह दूंगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होगा। ट्रांजिटिव वही सेम कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ढूंढेंगे। वो मुझे मिला क्या कि 1 2 और 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट कॉमन हटा के जो बनेगा 1 3 बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था ये, ठीक है। तो ऐसे आप जब एलिमेंट्स के सोल्ड और अनसोल्ड सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे तब आपका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इट मींस कि सोल्ड और अनसोल्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सभी एनसीईआरटी कंसेप्ट्स को कवर करती है। फिर भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप फिर देखेंगे कि आपने हर एक क्वेश्चन पहले किया होगा अगर आपने सोल्ड और अनसोल्ड सभी क्वेश्चंस एलिमेंट्स के कर रखे होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है कह रहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। वही सेम लास्ट की तरह आपको सेट दे दिया 1 2 3 जिसके अंदर और एक रिलेशन दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 2 1। आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको एक सेट दे दिया, मान लेते हैं A 1 2 एंड 3, और रिलेशन दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1 2 एंड 2 1। आपको एक ही रिलेशन दे दिया, हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए जो एलिमेंट है इसमें उसका सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स बनता है 2 1 जो कि इसमें प्रेजेंट है, यानी इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये सिमेट्रिक है। ओके, उसके बाद सेकंड हम कंडीशन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना था कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन रखता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक भी एलिमेंट खुद से रिलेशन नहीं रख रहा, यानी इसको तो हम बिल्कुल सीधा देखते ही कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर यस एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ये दोनों सेम हो या ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेम है, 1 2 2 1 बिलोंग करता है आर से, तो ये हटाने के बाद जो कि 1 1 बनता है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या कहता है, सुनिए। लेट A is equals to set which contain element A, B and C. Determine whether the relation defined by R, आपको वही सेम R एक रिलेशन दे दिया, is reflexive, symmetric या ट्रांजिटिव। अब हमें चेक करना है क्या गिवन रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इन तीनों में से क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन सेट लिखते हैं A जिसमें एलिमेंट है A, B एंड C।
उसके बाद हम रिलेशन लिखते हैं जो कि क्या है, ए बी एंड ए सी, उसके बाद बी बी सी उसके बाद सी बी और लास्ट में है सी। ठीक है, तो ये रिलेशन है जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब आपको सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ए से रिलेटेड है? बिल्कुल है जी। बी से रिलेटेड है, ये पढ़ा। सी से रिलेटेड है, ये पढ़ा। यानी जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी वो यहाँ बिल्कुल अच्छे से फुलफिल हो रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम कोशिश करते हैं कि मुझे कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे, यानी कि फिर हम इससे प्रूव कर देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और अगर वैसी कंडीशन नहीं मिली तो मैं कह दूंगा कि सिमेट्रिक है। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल के लिए हम चेक करते हैं, आप चेक करो ए बी। क्या ए बी का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आपके पास है? ए बी का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट क्या बनता है? बी ए बी का अपोजिट बी ए, जो कि आपको इस रिलेशन में नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा तो हम क्या कह देंगे कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने सेकंड एलिमेंट उठाया और वही कॉन्ट्राडिक्टरी निकल गया, टाइम बच गया। तो मैं क्या कह दूंगा कि सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हम एग्जांपल उठाते हैं पहले ये ए बी, कॉमन एलिमेंट हटाया, बचा क्या? ए बी, ये पढ़ा, यानी ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल नहीं बना। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कुछ बीच से उठाते हैं, जैसे ये बी सी ए, कॉमन एलिमेंट हटाया, क्या बचा? बी ए। क्या बी ए पढ़ा है इसमें? क्या बी ए ऑर्डर्ड पेयर मेरा इस रिलेशन में है? आप देख रहे हो नहीं है, बी ए इसमें नहीं है, तो मुझे एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल मिल गया, तो मैं क्या कह दूंगा? ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बना कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ओके, आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है इस क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? शो दैट द रिलेशन गिवन बाय ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। देखिए आपको रिलेशन क्या दे दिया? ग्रेटर देन, रिलेशन दे दिया ग्रेटर देन, और हमें बताना है, और सेट कौन सा? देखिए सेट इसमें इंटरेस्टिंग है इस बार। सेट आपको दिया n which is नेचुरल नंबर्स, यानी अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख पाएंगे? 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, यानी एक इनफाइनाइट सेट है आपके पास ये। ठीक है, और ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है कि प्रूव करने के लिए, अब देखिए उससे पहले हम एक काम करते हैं, क्या कि इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं जरा। ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वेयर A belongs to n and B belongs to n, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही सेट दिया हुआ है और हमें बोला है कि जो रिलेशन है वो इसी सेट पे है, तो दोनों एलिमेंट मेरे n से बिलोंग करेंगे। अच्छा, जो कंडीशन थी वो क्या थी? वो है ग्रेटर देन, यानी कि A इज ग्रेटर देन B, ये आपको कंडीशन देती है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, तो आप बताइए क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा या नहीं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही कुछ था, जैसे कि आप बस इतना बता दीजिए, क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं 1 is greater than 1? Is it true? No, it is not true. Yeah, that's true. क्यों? क्योंकि यहाँ आपने इक्वल्स टू की कंडीशन और में लगा दी, लेकिन ये तो ट्रू नहीं है। ये ट्रू नहीं है मतलब ये तो गिवन कंडीशन थी, यानी खुद एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा
एक ही नहीं होगा तो आगे वाले भी नहीं होंगे, ऑब्वियस है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ए ग्रेटर देन बी होगा। तो हमें चेक करना है क्या बी ए आर से बिलोंग करेगा। इसका मत अगर चलो करेगा नहीं करेगा बाद में देखेंगे। इस ऑर्डर पेयर का मतलब ये बनता है, लेकिन ये तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है ए बी से बड़ा है, ये कह रहा है बी ए से बड़ा है, यानी कि अगर ये रिलेशन में आएगा तो ये नहीं आ सकता, समझे। अगर ए बी आएगा तो बी ए नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मैं कहता हूं कि आप पास हो जाओगे और आप कहते हो आप फेल हो जाओगे, तो अपनी दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो आपको भी मेरी बात में इंक्लूड होना चाहिए कि आप पास हो जाओगे, और पास ही नहीं बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, बस करना क्या है, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, और रोज जैसे जैसे वीडियोस आते रहे वो देखते जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि ए बी जब तक रिलेशन में आएगा बी ए नहीं आएगा, इट मीन्स मैं क्या कहूंगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, लास्ट कंडीशन मेरी बची, मुझे प्रूव करना है ट्रांजिटिव है या नहीं देखना है। ट्रांजिटिव के लिए मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इट शुड क्या बल्कि इट मस्ट फॉलो दिस कंडीशन, तभी तो आर से बिलोंग करेगा। तो x इज ग्रेटर देन y, और ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y इज ग्रेटर देन z। तो बड़ा सिंपल सा भाई, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो क्या x z से बड़ा होगा? ये कुछ ऐसा है कि मैं कहूं कि आप या हम कहें कि आपके दादाजी आपके पापा से बड़े हैं और आपके पापा आपसे बड़े हैं, तो क्या आपके दादाजी आपसे बड़े होंगे? ऑब्वियस है ना। तो ये वैसा सा कुछ एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन z, इट मींस ये मुझे क्या देगा, ये देगा x z बिलोंग्स टू r, x z बिलोंग्स टू r, यानी कि मैंने x y y z बिलोंग्स टू r लेट किया था और मुझे x z बिलोंग्स टू r मिल गया। अब देखिए मैंने ये x y y z इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, 1 2 2 3 कुछ नहीं उठाया, यानी ये तो मैंने बहुत जनरल बात कर दी। जनरल यानी कि कोई भी एलिमेंट आप x y z की जगह रखो तो वो हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी इस सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा के इसमें रखोगे तो वो हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इट मींस इट इज ट्रांजिटिव ऑलवेज, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने इसको जनरली प्रूव कर दिया, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट रखो और हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। इट मींस इट इज ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th का सेकंड पार्ट, जो कि क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, ये रिलेशन है अपने पास। अब क्या कहता है कि ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आपके पास इस केस में सेट क्या आ गया, इंटीजर्स। ठीक है, इसको z से शो कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमें ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, ए बी किससे बिलोंग करेगा, जेड से, और कंडीशन क्या होगी, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। थोड़ा स्मार्ट तो क्या ही है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप इस चीज की आदत अच्छे से डाल लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इतना बड़ा लिखने से एक तो बचोगे और मैथमेटिक्स की भाषा को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल्स टू, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो
सबसे पहले हमें देखना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना है कि इंटीजर्स का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इज स्मॉलर देन 1, 1 इज लेस देन 1 और इक्वल्स टू है, क्योंकि यहाँ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। आप हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इस केस में आपको इक्वल्स टू और में दे दिया, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो है भाई। पहले वाले केसेस में इतना था, तब हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहे थे, लेकिन अब इक्वल्स टू और ऐड कर दिया इसमें, हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, आप प्रूव करोगे कि क्या ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए ज्यादा कंडीशन नहीं चेंज होगी, जैसे कि मैं मान लेता हूं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई। फिर मैं मानता हूं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, लेट कर लिया, ठीक है, और एक्स वाई जेड कहां से, किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी y स्मॉलर देन इक्वल्स टू z, ठीक है। तो ये भाई लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने समझा था, x y से छोटा या इक्वल है, y z से छोटा या इक्वल है, तो मैं यहां से क्या पाता हूं कि x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू z, x is smaller than equals to z, it means x is related to z। तो x y लिया था, y z लिया था, बीच का एलिमेंट हटा के x z भी r से बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कि नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई। ओके, इसको हम जनरली ना करके एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। जनरल की क्या जरूरत है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दिखा दो, एक एग्जांपल के बेस पे हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में तो हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब आप एग्जांपल लीजिए 1 and 3, 1 3 belongs to R, obvious है, because 1 is smaller than equals to 3, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं 3 1 belongs to R, because if 3 1 belongs to R then it will give 3 is less than equals to 1, but these both are contradictory, ये दो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा, सिर्फ इस एग्जांपल से कह सकते हैं, हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्टरी मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके।